दिन हम दोनों फिर गई। पीर के पास 3-4 आदमी बैठे थे। पीर ने हमें साथ वाले कमरे में भेज दिया। वहाँ एक पलंग बिछा था, नीचे कालीन था। पीर आ गया, उसने मेरी अम्मी को बाहर भेज दिया। मुझे पलंग पर लेटने को कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पेट से कमीज हटाकर ऊपर हाथ फेरा। वो कुछ पढ़ रहा था। एक किताब मेरे पेट पर रख दी और मेरे ऊपर पांव तक हवा में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता रहा। उसने किताब उठा ली, दोनों हाथों से मेरी दोनों आंखों में बारी बारी फूंके मारी और हंसकर बोला, ये बदमाश तुम पर आशिक हो गया है, उठो कल फिर आना। मैं उठी तो उसने कहा, माँ को साथ लाने की जरूरत नहीं, अकेली आ जाया करो, ये अल्लाह का दरबार है, यहाँ क्या खतरा। जब कोई खतरा महसूस नहीं कर रही थी, उसकी हरकतें, बातें और लबो लहजा ऐसा था जिसने मुझ पर जादू सा कर दिया था। बाहर आकर अम्मी ने उसे नजराना पेश किया, जो उसने मुस्कुरा कर लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, बच्ची का मामला है, मैं डॉक्टरों की तरह फीस तो नहीं लेता, घर जाकर पाव भर गोश्त छत पर फेंक देना। मैं पहले से ज्यादा अच्छा बल्कि तिलिस्माती तासर लेकर वहाँ से आई। उसी रोज खामंद मुझे लेने आ गया। मेरी अम्मी ने उसे बताया कि वो मुझे फलां पीर के पास ले गई थी और उसने चंद दिन और आने को कहा है। मेरे खामंद ने कहा कि वो उसके साथ चली चले, इसे वहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा। वो भी सहारे ढूंढ रहा था। मैं इसके साथ चली गई और उससे बताया कि इस पीर पर मुझे इतना एतमाद है कि मुझे अपनी मुराद पूरी होने का यकीन है। घर जाकर सास को बताया तो उसने भी खुशी का इजहार किया और पीर के पास जाने के लिए मेरी हौसला अफजाई की। ये पीर मेरी आखिरी उम्मीद था। मैं अगले दिन अकेली उसके पास गई। उसने मुझे उसी पलंग पर लेटाया, कल वाला अमल दोहराया, मगर आज हाथ मेरे ऊपर हवा में फेरने की बजाय सर से पांव तक मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, जिससे मुझ पर हिजाब भी तारी हुआ। मेरी आंखें दोनों हाथों से खोलकर उसने अपना मुंह इतनी करीब करके मेरी आंखों में झांका कि मैं गालों पर उसकी सांसों की हरारत महसूस करने लगी। सही अल्फाज में मुझे यूं कहना चाहिए कि वो फनकार रहा था, सांस उसके अपने कब्जे में नहीं था। उसने मेरी आंखों में जोर जोर से फूंके मारकर मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और मुझे उठाकर जाने को कहा और अगले दिन फिर आने को कहा। मैं दूसरे दिन गई तो वो मौजूद नहीं था। वहाँ एक और आदमी बैठा था। मुझे देखते ही इसने मेरा नाम लिया और कहने लगा, सरकार कह रहे थे वो आए तो उसे कमरे में बिठा देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पलंग पर बिठाकर वो आदमी कुछ देर मेरे पास रहा। मैंने पूछा कि सरकार कहाँ गए हैं। उसने बताया वो बैठे हुए थे, अचानक वो चौंके और बोले, देखो वो कहाँ जा पहुँचे हैं। मैंने पूछा, सरकार कौन? उन्होंने कहा, वो जिन मेरी एक मुरीदनी पर काबज हो गए हैं, इन्हें एक तरफ से निकाला तो वो दूसरी तरफ काबज हो गए, उसे तकलीफ दे रहे हैं, मैं जाता हूँ। सरकार ने गोड़ी पर जैन कसवाई और चले गए। सरकार को जिन नजर आते होंगे? मैंने पूछा। इन्हें इंसान इतने नजर नहीं आते जितने जिन नजर आते हैं, उसने कहा। बाज जिन बदमाश हैं, उन पर सरकार हर वक्त नजर रखते हैं। ये आदमी मुझे हैरत और अकीदत की शिद्दत में मुब्तला करके बाहर निकल गया। मैंने आवाज से अंदाजा किया कि उसने बाहर से दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी है। मैंने कुछ भी महसूस ना किया। अकेले बैठे बैठे मैं कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। पलंग के साथ एक और दरवाजा था जो अंदर को खुलता था। इस दरवाजे का एक कवाड़ इतनी आहिस्ता आहिस्ता खुला जैसे हवा से खुल रहा हो। मैं उधर से देख रही थी। कवाड़ जरा और खुला तो मैंने किसी को झांकते देखा। घर का कोई नौकर चाकर होगा, लेकिन कवाड़ जरा सा और खुला तो मुझे अपनी ही उम्र की एक लड़की का बड़ा ही हसीन चेहरा नजर आया। मैं कुछ डर सी गई क्योंकि इसे मैं जिन समझ बैठी थी। लड़की ने सर से मुझे इशारा किया, वो मुझे अंदर बुला रही थी। मैं डरती डरती उठी और दरवाजे तक गई। उधर ड्योढ़ी नुमा कमरा था। उससे आने में कुछ देर है, उसने कहा, आ जाओ। मैं उस तरफ गई तो ये ड्योढ़ी वीरान थी, वहाँ कोई और नहीं था। औलाद लेने आई हो या बेटा मांगती हो? लड़की ने मुझसे पूछा। 6 साल गुजर गए हैं, मैंने कहा। औलाद नहीं होती, यहाँ आती रहो, औलाद हो जाएगी। उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज था, लेकिन तुम्हारी औलाद का बाप ये पीर होगा। इस पलंग पर तुम जैसी कई बे औलाद लेकर गई हैं। कागजों के पुर्जे औलाद नहीं दिया करते। मैं गुमसुम खड़ी रही। उसका मतलब अभी मेरे दिमाग में नहीं बैठा था। मैं ये देख रही थी कि ये लड़की जो मेरी हम उम्र थी, खासी खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा था। उसके चेहरे पर लाल लाल छोटे छोटे धब्बे थे, जैसे मच्छरों ने काटा हो या खून जमा हुआ हो। उसके चेहरे से ये भी पता चलता था जैसे बीमारी से उठी हो। मेरी भाभी यहाँ औलाद लेने आई थी, उसने कहा। मैं उसके साथ आया करती थी। ये पीर मेरे माँ बाप पर मेहरबान हो गया। पैसे और तवीजों की सूरत में उनकी मुरादें पूरी कर दी। मैं इसकी अकीदतमंद थी। इसने मुझे मेरी भाभी को औलाद देने और मेरे माँ बाप को रुपया पैसे देने की इवज ले लिया। मेरे माँ बाप ने फख्र किया कि उनकी बेटी इतने पहुँच वाले पीर की बीवी बन गई है, मगर मैं उसकी बीवी नहीं। मेरा निकाह नहीं पड़ा गया, मैं इसकी दाश्ता हूँ। औरत के मामले में ये शख्स भेड़िया है। शाम के बाद शराब पीता है तो गिर्राता है और फुनकारता है। मेरा मुंह देखो, मेरे गाल देखो, क्या मैं मरीज नहीं लगती? वो मरीज लगती थी। मुझे चक्कर सा आ गया। 1 महीने से मैंने ये वतीरा बना लिया है कि मौका मिले तो देख लेती हूँ कि कोई जवान बीवी औलाद लेने आई हो तो उसे यहाँ से भगा दूं। तुम दूसरी हो जिसे मैं खबरदार कर रही हूँ। तुम उसे पहुँच वाला पीर समझ कर आई हो। खुदा की नजर में तो ये इंसान भी नहीं, ये हैवान है, सांड है। मैं 2 दिनों से तुम्हें इस दरवाजे की दर्ज में से देख रही हूँ। उसने अभी तुम्हारा पेट नंगा किया है और तुम्हारे जिस्म पर हाथ फेरा है। अब तुम्हारा जिस्म नंगा होगा। अगर
अगर तुमने अपनी इज्जत इसके हवाले कर दी तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, वरना बे औलाद होगी। इज्जत अजीज है तो चली जाओ, सोच लो कि तुम्हें इज्जत चाहिए या औलाद। तुम अगर इतनी तंग हो और इसके साथ तुम्हारा निकाह भी नहीं हुआ तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? मैंने उससे पूछा। तुम्हें शायद मालूम होगा कि सारा इलाका इसका मुरीद है, उसने जवाब दिया। पुलिस भी इसे हाथ नहीं डाल सकती। तुम मुझसे कुछ ना पूछो, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। वो आ रहा होगा, तुम इसकी पसंद की चीज हो, ये तुम्हारे खामद को तुम्हारे खिलाफ करके तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगा। उसने चौंक कर पीछे देखा और कहा, वो शायद आ रहा है, तुम जाओ अंदर बैठो, इससे बचने की कोशिश करो। वो मेरी अकीदत मंदी को मतजलजल करके चली गई। मैं दरवाजा बंद करके पलंग पर आ बैठी। मैं शायद कांप रही थी। वो अंदर आ गया, मुझे देखकर हंसा। उसने अंदर आकर उस दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी जो ड्योढ़ी में खुलता था। ये अच्छा हुआ कि उसने उसी रोज अपना पर्दा उठा दिया, वरना मैं कई दिन तजब्जब में रहती। उसने मुझे रोजमर्रा की तरह लेटने को कहा, मैं लेट गई। वो पलंग पर बैठ गया और उसने अपने मखसूस अंदाज में बोलते और कुछ पढ़ते ऐसी हरकतें शुरू कर दी जैसे वो मेरा खामद हो। मैं उठकर फर्श पर खड़ी हो गई। पेशतर इसके कि वो उठा या मेरे रद्द अमल को समझता, मैं दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। उसने पूछा, इस बदबख्त जिनसे आजाद नहीं होना चाहती? मुझे अपने खामद की औलाद चाहिए, मैंने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा। इस जिन को मुझ पर काबज ही रहने दो। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मुझे जब कभी ये वाकया याद आता है तो मैं हैरान होती हूँ कि मैं ग्रेजुएट नहीं थी, बल्कि मैं तालीम याफ्ता भी नहीं थी। कस्बे की 4 जमातें कोई तालीम नहीं होती। इस माशरे में जनी पली थी जो पीरों को खुदा मानता है। मैं इस मरदूद की मरीदनी भी थी, फिर मैं कैसे इससे बागी हो गई? मैं वो औरत थी जिसे निकाह के धोखे में खरीदा और बेचा जाता है, घर की लौंडी बनाकर रखा जाता है। लेकिन मैंने अकीदत की जंजीर एक लम्हे में तोड़ दी। ये शायद ईमान की रोशनी थी जो मेरे अंदर चमकी और मुझे दिखा गई कि ये है तुम्हारा रास्ता। मैंने घर को वापस आते ये भी सोचा कि मुझ में कदकड़े लगाने की, मुंह फट होने की और दिल की बात दलेरी से कह गुजरने की जो आदतें पैदा हो गई थी वो अच्छी थी और इन्होंने आज मेरी मदद की है। अगर मैं चुपचाप और बुद्धू सी लड़की होती तो कुफर और शिर्क के आगे झुकर अपना आप खो बैठती। मैं घर गई तो इतनी भड़की हुई थी कि खामद को कमरे में बुलाकर कहा, मैं आइंदा किसी पीर के पास नहीं जाऊंगी। मैंने गले में अटकाए हुए तवीज को धागा तोड़कर तवीज फर्श पर पटक दिया। मेरे खामद ने लपक कर तवीज उठा लिया और इससे चूम कर बोला, अल्लाह तुझे माफ करे, ये क्या कुफर किया तूने? तवीज की ये बेअदबी। मैं इतना ऊंचा बोल रही थी कि मेरी सांस अंदर आ गई। पूछा, क्या बात है? मैंने इसे भी गर्मा गर्मी में सुना दी। मैं अब इस पीर फकीर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे खामद ने अपनी माँ को बता दिया कि इसने तवीज उतार कर फेंक दिया है।